बच्चों, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स ELP4। इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हमसे बोला है एक कार जो है वो ट्रैवल कर रही है बेटा ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर डायरेक्शन को देखते हुए चलेंगे। ईस्ट डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। द ड्राइवर ऑफ कार डिसाइड टू टेक a 90 degree right turn, and after a while the car final move towards साउथ डायरेक्शन में मूव करा है उसने और सेम स्पीड से। द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो सबसे पहले अपन को फाइनल वेलोसिटी देखनी होगी और इनिशियल वेलोसिटी देखनी होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसका मतलब पार्टिकल कुछ ऐसे चल रहा है। कार जो है वो ऐसे चल रही है इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब v इनिशियल जो है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 आई कैप। ठीक है। उसके बाद जो है साउथ डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, इसका मतलब कार ने टर्न लिया और वो जा रहा है बेटा साउथ डायरेक्शन में सेम स्पीड, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये v फाइनल हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा -10 जे कैप। तो बेटा यहाँ पर v फाइनल का वैल्यू रखते हैं और वो हो जाएगा -10 जे कैप और v इनिशियल -10 आई कैप। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। आंसर इज 10√2 मीटर पर सेकेंड, अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो। और यहाँ पर ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो डायरेक्शन के ऑप्शन है, तो डायरेक्शन देखते हैं बेटा। यहाँ पर 10 जे कैप, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वैल्यू 10 है और ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? साउथ। और माइनस आई कैप इस तरफ होगा, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वेस्ट। तो माइनस आई कैप इधर हो जाएगा और इसका वैल्यू भी कितना है बेटा? 10। तो यहाँ पर जो बॉडी है या जो कार है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही होगी और ये जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बेटा? वेस्ट ऑफ साउथ बोल सकते हैं या फिर साउथ ऑफ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन इसका ऑप्शन होगा और वो ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है, एक कार है वही ट्रैवल कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब v इनिशियल, पहले तो एक काम करते हैं, हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में सब कुछ जो है वो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो v इनिशियल का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। तो 54 इंटू 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 18 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, तो आंसर इज 50 मीटर पर सेकंड। ये अपना v इनिशियल आ गया है ना। अब बात करते हैं, यहाँ पर ये जो ड्राइवर है वो डिसाइड करता है कि हमें 90 डिग्री टर्न लेना है और किस डायरेक्शन में ले रहा है? साउथ डायरेक्शन में। इसका मतलब पहले बॉडी ऐसे जा रही थी ईस्ट डायरेक्शन में, देन इसने टर्न लिया साउथ डायरेक्शन में गया, ये सेम स्पीड से इस तरफ गया। मतलब ये भी 15 मीटर पर सेकंड है और ये भी 15 मीटर पर सेकंड है। बस क्या चेंज हुआ है? डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ v इनिशियल, तो वो आ जाएगा 15 आई कैप। एंड v फाइनल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आएगा -15 जे कैप। तो बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा है एक्सेलरेशन के बारे में, तो पहले चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टोटल टाइम। v फाइनल का वैल्यू हमारे पास है -15 जे कैप एंड माइनस v इनिशियल का वैल्यू है 15 आई कैप। और यहाँ पर जो टाइम लगा है बेटा वो कितना टाइम दिया लगा है? 5 सेकेंड। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर -3 जे कैप -3 आई कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर इसका। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँगा एक्सेलरेशन का, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा बेटा रूट, मतलब यहाँ पर √10
3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आंसर इज 3√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन होगा बेटा माइनस जे कैप, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये साउथ, और माइनस आई कैप किधर होगा बेटा, वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब कार जो है वो इस तरफ मूव कर रही है और दोनों वैल्यू सेम है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो एंगल कितना आएगा बेटा 45 डिग्री। तो इस डायरेक्शन को हम बोल देंगे वेस्ट साउथ या फिर साउथ वेस्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 3√2। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड में से चूज करना है, तो पहला वाला दिया हुआ है 3√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साउथ ईस्ट, जो कि गलत होगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक रेडियस आर का जो है सर्कुलर पाथ है, उसमें पार्टिकल मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, v से चल रहा है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्कल। तो यहाँ पर देखिए बेटा, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे चलते हुए इस जगह आया, पहले वो इस पॉइंट पर था, इसको ए बोल देते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है वो बी है, कुछ ऐसे इस तरीके से ट्रैवल किया उसने। इसका जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है वो हमें आर दिया हुआ है और कांस्टेंट स्पीड v से आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि हाफ सर्कल जो कंप्लीट किया है इसने, तो इसमें एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो हम यहाँ पर स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हम यूज़ करते हैं उसके लिए 2v साइन θ/2। इस फार्मूले का यूज़ करते हैं जो कि हमने वेक्टर में पढ़ा है। तो बच्चों यहाँ पर 2v साइन, बताइए यहाँ से कितना एंगल रोटेट हो गया, ये 180 डिग्री। तो 180 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 2v। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी मतलब 2v डिवाइड बाई t। अब ऐसा ऑप्शन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइम आ रहा है, तो टाइम को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान दें, यहाँ से कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए वो यहाँ पहुँचा है, मान लेता हूँ यहाँ पर जो टाइम लिया है उसने वो कितना लिया है बेटा, स्मॉल t। अब आपको पता है कि स्पीड इक्वस टू जो होता है, उसको मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, स्पीड जो होगा वो हो जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चे स्पीड जो है वो v है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हाफ सर्कल, मतलब कितना सरकमफेरेंस हो जाएगा बेटा यहाँ पर पाई आर डिवाइड बाय टी। तो t विल बी इक्वल्स टू पाई आर डिवाइड बाय v। तो यहाँ पर t के वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो आंसर इज 2v अपॉन पाई आर अपॉन v। तो बच्चे यहाँ पर आएगा 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, ऐसा आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बहुत दिक्कत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x डायरेक्शन। और यहाँ पर एक अपन को रिलेशन दिया हुआ है v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर। ये एक रिलेशन दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक बेटा, फर्स्ट 4 सेकंड के लिए। इसका मतलब स्टार्ट किया था तो टाइम इक्वल्स टू 0 था, एंड जब ख़त्म किया तो t इक्वल्स टू 4 सेकंड की बात कर रहा है। तो जब t का वैल्यू मैं अगर 0 रखता हूँ तो v इनिशियल का वैल्यू मुझे 0 मिलेगा। देखिए यहाँ पर टाइम को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और अगर t का वैल्यू 4 रखता हूँ तो v फाइनल मुझे मिलेगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा अपने पास 3 इंटू 16 48 मीटर पर सेकेंड। अब मुझसे जो है एवरेज एक्सेलरेशन ही पूछा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन
मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय टाइम। तो बच्चों यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, देखो यहाँ पर डेल्टा वी अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर तो वो आएगा बेटा 48 माइनस 0, मतलब कितना चेंज हुआ बेटा 48 का। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो रख रहा हूँ मैं 48 और कितने टाइम में हुआ बेटा ये 4 सेकंड में। तो यहाँ पर आंसर आएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास अगला सवाल आता है और यहाँ पर जो है हमें वही रिलेशन दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और हमसे बोला है बेटा यहाँ पर वही एवरेज एक्सेलरेशन पता करना है हमें t=1 से t=4 सेकंड के बीच में। तो देखिए बेटा, हमें जो रिलेशन दिया हुआ है उसको लिख रहा हूँ मैं tan माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर t का वैल्यू रखोगे उस टाइम पर वेलोसिटी मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले t का वैल्यू 1 रख रहे हैं हम। तो बताइए बेटा यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मिलेगा हमें tan माइनस 1 मतलब 9 मिलेगा, 9 मीटर पर सेकेंड। अब मैं t का वैल्यू अगर यहाँ पर 4 रखता हूँ तो बेटा v फाइनल का वैल्यू आएगा मेरे पास tan माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16, तो माइनस 6 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी मुझे करना ही होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो बच्चे यहाँ पर v फाइनल का वैल्यू कितना हो जाएगा -6 माइनस v इनिशियल कितना हो गया बेटा 9, तो ये आएगा -15। ये चेंज इन वेलोसिटी आया हमारे पास। अब यहाँ पर वही एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया बेटा -15, और टाइम जो हमें लगा है 1 से 4 के बीच में, तो टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा 3। तो आंसर इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर होगा बच्चों यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये बेसिक मैथ्स का सवाल है। इंटीग्रेशन के बारे में हमें यहाँ पता होना चाहिए। यहाँ पर बोला है इंटीग्रेशन जो है उसका लिमिट 0 से 2 दिया हुआ है और 4x³ का एक तो इंटीग्रेशन करना है, एक cos x का हमें इंटीग्रेशन करना है और उसका लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, बेटा यहाँ पर हमें पता होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n, इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा x का पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, और प्लस c कांस्टेंट, अगर लिमिट नहीं लिख रहे हैं तो लिमिट है तो c को हटा देंगे। अब यहीं पर cos x का जो इंटीग्रेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा sin x, क्या होता है sin x प्लस c। तो देखिए यहाँ पर 4 तो कांस्टेंट है, x का पावर 3 है तो x का पावर 4/4 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका लिमिट 0 से कितना है बेटा 2, प्लस cos x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा बेटा sin x, और इसका लिमिट 0 से कितना दिया हुआ है बेटा π/2। तो बच्चे 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आएगा 2 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, लिमिट को पुट किया मैंने। पहले कौन सी लिमिट, अपर लिमिट को रखा x की जगह, फिर मैंने लोअर लिमिट को रखा और बीच में कौन सा साइन लगाया बेटा माइनस, प्लस साइन π/2 माइनस साइन 0। तो बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा 16 प्लस साइन π/2 मतलब साइन 90 का वैल्यू कितना होगा बेटा 1 माइनस 0। तो यहाँ पर आएगा बेटा 16 + 1, आंसर इज 17। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चे 17 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल है एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन ए बी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बताना है, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कुल मिलाकर के मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये अगर मैं एंगल कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ एंगल अल्फा मान लेता हूँ। तो बताइए यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा और ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर 4
और ये जो वैल्यू है वो भी कितनी है बेटा 4, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल जो आएगा, अगर मैं यहाँ पर tan अल्फा का वैल्यू निकालता हूँ तो tan अल्फा आएगा बेटा हमारे पास 4/4 मतलब 1, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आएगा बेटा 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालना था, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो आएगा बच्चे 180 डिग्री माइनस अल्फा। इसका मतलब 180 माइनस 45 डिग्री, आंसर इज 135 डिग्री, ये आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है हमें, y का एक इक्वेशन दिया हुआ है, y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है और यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है 0 to 1। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो बेटा आपने सीखा होगा कि अगर मैं किसी का भी एवरेज वैल्यू निकालता हूँ तो उसका एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये होता है। यहाँ पर लिमिट जो है वो x1 से x2 हो जाएगी, ये भी लिमिट x1 से x2 हो जाएगी, ये हम बेसिक मैथ्स में सीखते हैं। तो यहाँ पर y की जगह रखूँगा बेटा मैं यहाँ पर 2x + 3 इंटीग्रेशन इंटू dx, और लिमिट हो जाएगा बेटा 0 से 1 डिवाइड बाय dx, और लिमिट हो जाएगा 0 से 1। तो बेटा यहाँ पर इंटीग्रेशन आना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर 2x का पावर 2/2 लिमिट 0 to 1 प्लस 3x लिमिट 0 to 1 डिवाइड बाय x लिमिट वही 0 से 1। तो बच्चे यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0। तो बेटा यहाँ ऊपर तो 1 बचेगा यहाँ, और यहाँ पर बचेगा प्लस 3 डिवाइड बाय यहाँ कितना होगा 1, तो आंसर इज 4। इसका आंसर आएगा, इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 4 आएगी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है बेटा 5 इक्वल फोर्सेज हैं, जो फोर्स लग रहे हैं वो 5 हैं और कैसे हैं बेटा इक्वल हैं, और सबका वैल्यू कितना है बेटा 10 न्यूटन है, और इनको एक पॉइंट पर अप्लाई किया गया है इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में। इफ द एंगल्स बिटवीन देम आर इक्वल, अगर एंगल भी इक्वल है इनके बीच में तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू बताना है। तो बच्चों हमें यहाँ पर देखिए ऐसे समझें कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ईच फोर्स, मतलब जितने भी फोर्स हैं सबका मैग्नीट्यूड, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सबका कितना है बेटा 10 न्यूटन है। अब मैं बात करता हूँ एंगल भी इक्वल है, तो अगर एक प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो प्लेन जो होगा वो टोटल कितने एंगल का होगा बेटा 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो 5 वेक्टर हैं जिनके बीच में इक्वल एंगल अगर मुझे बनाना है तो उस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा बेटा θ/n, मतलब जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं उसको डिवाइड कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्फा इक्वस टू आएगा बेटा 360 डिग्री डिवाइड बाय कितने वेक्टर हैं बेटा, कितने फोर्स हैं 5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 72 डिग्री। इसका मतलब हर फोर्स के बीच में, दो फोर्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा बेटा 72 डिग्री का। इसका मतलब मैं ऐसा बना सकता हूँ यहाँ पर देखिएगा, ऐसा बोल सकता हूँ, मान लो ये एक F1 है, फिर यहाँ पर एक F2 है, फिर यहाँ पर एक F3 है, फिर यहाँ पर कोई एक F4 है, और यहाँ पर F5 है ना। सबका वैल्यू 10 है, सबका मैग्नीट्यूड 10 है, मैग्नीट्यूड 10 है, मैग्नीट्यूड 10 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 है, और इसका भी मैग्नीट्यूड 10 है। और यहाँ पर जो एंगल है बच्चे, एंगल जो है सबके बीच में, ये एंगल है बेटा 72 डिग्री, ये एंगल भी 72 डिग्री, ये एंगल भी 72 डिग्री, ये एंगल भी 72 डिग्री, एंड ये एंगल भी 72 डिग्री है। अब यहाँ पर आप वैसे तो देखो मैथमेटिकल प्रोसेस है, अगर हम डायरेक्ट याद रखें तो हमें अगर ऐसा दिया हुआ हो कि जितने भी वेक्टर हैं वो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं
और उनके बीच में एंगल भी अगर इक्वल है और एक ही प्लेन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है बच्चे वो आता है 0। कितना रिजल्टेंट आता है इसका? 0। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, हालांकि मैं प्रूव करूंगा अभी, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा बेटा एफ साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा। ये मैथमेटिकल अप्रोच है। इसके लिए सभी मतलब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एफ का वैल्यू तो 10 है, साइन एन का वैल्यू बताइए, नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं? 5। ये हो जाएगा 72 डिग्री डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन 72 डिग्री डिवाइड बाय 2। तो बच्चे ये जो होगा ये 36 इंटू 5 180। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 0। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसका मतलब रिजल्टेंट जो है वो कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। जैसे 3 वेक्टर का मैं सिखाता हूँ आपको। मान लीजिए 3 फोर्स दिए हुए हैं, 3 फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनके बीच में, तीनों के बीच में जो एंगल आएगा 360 डिवाइड बाय 3, तो कितना एंगल आएगा बेटा? 120 डिग्री। तो ऐसा समझें, जैसे मान लीजिए इधर 10, ये इधर 10 और ये एंगल हो गया 120 डिग्री। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 10, ये भी कितना होगा बेटा? ये एंगल भी 120 डिग्री और ये एंगल भी कितना होगा? 120 डिग्री। अब हमने वेक्टर में सीखा है कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के और इनके बीच में अगर एंगल 120 डिग्री आता है, तो इनका जो रिजल्टेंट, दो वेक्टर के रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करूँ तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा और वो भी इक्वल ही आता है। तो देखिए आप, ये जो tan है वो इस tan से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये tan आएगा और ये tan आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिजल्टेंट का वैल्यू, एफ रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो आपको याद रखना है कि जितने भी वेक्टर दिए हुए हो, चाहे वो 6 भी हो सकते हैं, जो भी नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए हुए हैं, और अगर ये बोला है कि वो एक ही प्लेन में है और उनके बीच का एंगल जो है वो सेम है, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा कितना आता है बच्चे? 0। हालांकि हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है बेटा ए बी सी डी, एक 4 जो है वो वेक्टर दिए हुए हैं। यहाँ पर ए से बी एक वेक्टर है, इसको मैं ए बी वेक्टर बोल सकता हूँ। ये हो जाएगा बेटा बी सी वेक्टर, बी से सी की तरफ है, सी से डी की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सी डी वेक्टर। ये हो जाएगा बेटा डी ए वेक्टर, है ना। तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर, आप देखें सारे वैक्टर जो हैं वो सेम सेंस में, सेम ऑर्डर में चल रहे हैं। तो इन सब का जो वैक्टर सम है आपने सीखा होगा पॉलीगन लॉ से, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर, ये सब सेम ऑर्डर में है बेटा, सेम ऑर्डर में। तो सेम ऑर्डर में अगर वेक्टर हैं तो इन सब का वेक्टर सम किसके इक्वल होगा बेटा? 0 के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, 4 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा करेक्ट रिलेशन होगा इन ऑप्शंस में से। तो अगर आप देखें ध्यान से तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर को अगर ध्यान से देखें तो डी, ए एंड बी वेक्टर ये सेम ऑर्डर में चल रहे हैं। इसका मतलब डी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर में जो चल रहे हैं उन सबका वेक्टर सम जो ऑपोजिट चल रहा है कौन है बेटा? वो सी वेक्टर, उसके इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका वैल्यू जो वेक्टर सम है वो किसके इक्वल होगा? जो ऑपोजिट चल रहा है, मतलब सी वेक्टर के। तो देखिए बेटा ऐसा कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको? तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ए बी एंड डी इक्वल्स टू सी वेक्टर। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? थर्ड।